गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने 20 तक देखा था कि नाम बड़े दर्शन छोटे, मतलब कि प्रसिद्ध की अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। मतलब कि तुम्हारे विद्यालय की बहुत ही प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकार देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं था। मतलब कि नाम बड़े थे, बाहर बहुत नाम सुना था, लेकिन यहाँ पे आए तो देखा कि कुछ नहीं है। 21 नाच न जाने आंगन टेढ़ा, गुण न होने पर बहाना बनाया या दूसरों को दोष देना। अरे भाई, तुम्हें गाना तो ठीक से आता नहीं है और कभी तुम बता रहे हो कि हारमोनियम में। इसी तो कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब गुण कुछ भी ना हो, लेकिन अगर कुछ गलती हो तो दूसरों पे डाल देते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मतलब कि दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं। मंदिर में बैठकर उपदेश देते हो कि मदिरापान पाप कर्म है, और घर में बैठकर स्वयं मदिरापान कर रहे हो। इसी तो कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मतलब कि आने वाला दुख आकर ही रहता है। मतलब कि आप रोए हंसे कुछ भी करें, लेकिन जो दुख आने वाला है वो तो आकर ही रहता है। तो तुम अपने अपराधों तो कब तक छुपाते रहोगे, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएंगी। मन चंगा तो कंठोती में गंगा, हृदय की पवित्र हो तो घर में भी तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सकता है। जिसका मन पवित्र हो उसे तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि मन चंगा तो कंठोती में गंगा। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, मतलब कि योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। गोपालदास नीरज ने पहली कविता 10 वर्ष की उम्र में ही लिख दी थी। सच है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, मतलब कि जो होनहार होते हैं, जो होशियार होते हैं, उसको बचपन से ही उसको उसी नज़रिए से देखा जाता है। हाथ कंगन को आरसी किया, मतलब कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुम कहते हो कक्षा में 25 छात्र है, मैं कहता हूँ 30 छात्र है, चलकर कक्षा में गिन लेते हैं। हाथ कंगन तो आरसी किया, मतलब कि हमारे पास ही है, तो उसमें गिनने के क्या बात है। अब है चैप्टर नंबर 13, पोयम है भारत गौरव, मतलब भारत देश पर एक कविता है। लेखक है मैथिली शरण गुप्त। उसका जन्म 1886 में हुआ था और मृत्यु 1964 में। मैथिली शरण गुप्ता जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिरगांव में। बाल्यावस्था से ही कविता में उनकी रुचि थी, मतलब बचपन से ही उसको कविता में रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। जब सबसे पहली उसकी रचना थी वो हिंदी पत्रिका थी सरस्वती, उसमें प्रकाशित हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया है। राम भक्ति के सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गुण सुनाई देने लगती है। इसी कारण से राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए हैं। राष्ट्र कवि उसको माना जाता है। भारत भारती, सांकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था, तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। अब इस काव्य में तो प्रस्तुत काव्य है वो भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चिंतित है। मतलब कि उसमें अतीत मतलब कि जो भूतकाल है वो भी दर्शाया है, जो भी वर्तमान चल रहा है उसकी भी बारे में बात हुई है, और भविष्य में क्या होगा उसके बारे में भी बात की है। मतलब कि वो 3 खंड में रचा हुआ है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है। अब किसने किया है? तो कि गुप्त जी ने भारत का अतीत मतलब कि जो पहले था उसका गौरवलक्षी चित्र प्रस्तुत किया है, और इनकी विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के शिरोमणि पद पर प्रस्थापित किया गया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का चित्रण भी किया हुआ है। अब शॉर्ट में देखते हैं इस काव्य में क्या है। तो भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। भारत है वो प्राचीन देशों में से एक देश है।
यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। कौन थे सबसे पहले निवासी? आर्य। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। सिर्फ वीर नहीं थे, मतलब वो सभ्य भी थे अच्छी तरह से, और शिक्षित लोगों में भी उसकी गिनती की जा सकती है। विद्या और कला कौशल सबसे प्रवीण थे। उसमें क्या था? विद्या और कला, कला का कौशल उसमें बहुत अच्छा था। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया है। प्रस्तुत कविता में स्वराष्ट्र कवि श्री मैथिलीकरण गुप्त ने भारत ने अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। अब पहले हम देख लेते हैं कि काव्य में और क्या क्या आता है अंदर। तो भूलोक का गौरव, पहले ही हमारी लाइन है भूलोक का गौरव। तो क्या कवि कहते हैं कि भूलोक का गौरव भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है। मतलब कि भारत की जो प्रकृति है वो ही उसका पुण्य है। हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। हमारा जो हिमालय पर्वत है और जो गंगा जल है उस पर हमें गर्व है। भारत ऋषियों की भूमि है। भारत किसकी भूमि है? तो के ऋषियों की। संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश की हुई थी। पूरे संसार में अगर सबसे पहले उन्नति हुई थी तो भारत देश की हुई थी। संसार का शिरोमोर कौन है? तो भारत संसार का सबसे पुराना देश है। सबसे पुराना देश हम कहें तो कौन सा है? भारत देश। संसार की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहले यही पता चला है। मानव सृष्टि का विस्तार भी यहाँ से ही शुरू हुआ है। विद्या कला कौशल में सबसे आगे भारत देश था। और किसकी वजह से? तो कि आर्य संस्कृति की वजह से। आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे। उन्होंने ही संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान दिया है। हम उन्हीं आर्यों की संतानें हैं। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के गौरव चिन्ह अब भी यहाँ मौजूद है। आर्यों की महानता क्या है? तो आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना थी। वो दूसरों पे परोपकार करते थे। उनका जीवन दूसरों की भलाई के में ही बीतता था। वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे। अब हम काव्य की एक एक पंक्तियाँ देखते हैं। पहला है भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। मतलब कि कवि कहते हैं कि पहले लाइन में भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, मतलब कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व हो। वो स्थान मतलब वो प्रकृति का स्थान कहाँ है जिस पे लोगों को गौरव हो। और जो प्रकृति ही पवित्र क्रीड़ा भूमि है, जो प्रकृति है वहीं पवित्र क्रीड़ा भूमि, मतलब कि वहीं हमारे लिए खेल का मैदान है। वह स्थान वहीं है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, मतलब कि वो स्थल कौन सा है? तो के जहाँ हिमालय है और जहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? मतलब कि दुनिया में सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ या तो उन्नत जिस देश को माना जाता है वो देश कौन है? तो उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। मतलब कि वह देश और कोई देश नहीं, यह ऋषि भूमि का भारतवर्ष देश है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का शिरोमर है। मतलब कि हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष, वृद्ध मतलब बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? क्या हमारे जैसा प्राचीन देशों में और कोई देश है जो हमारा मुकाबला कर सके? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। मतलब कि भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए है, जो सबसे पहले उसका निर्माण किया है, उसका प्रथम संग्रह इसी देश में हुआ था। मतलब कि भारत देश में हुआ था। भगवान की जो भवभूतियाँ, भगवान ने जो देश बनाए उसमें सबसे पहला भंडार मतलब कि सबसे पहला जो स्थान था वो हमारा देश भारत था। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही यही विस्तार, मतलब कि भगवान ने भी, ब्रह्मा ने भी मानव सृष्टि का विस्तार यहीं से शुरू किया है। सबसे पहले सृष्टि, मानव सृष्टि है वो भारत देश से शुरू हुई है। उसके बाद है यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है और इस देश के निवासी आर्य है। कौन है? सबसे पहले आर्य। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, मतलब कि विद्या के लिए
कला के लिए और सारे कौशल के लिए सबसे पहले आर्यों का नाम आता है। संतान उसकी आज यद्यपि हम अगोती पे पड़े हैं, मतलब कि उन आर्यों की हम संतान हैं, उन आर्य लोगों की हम संतान है, लेकिन अभी हमारी बुरी दशा चल रही है। अधोगति मतलब कि बुरी दशा चल रही है, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी हमारी धरती पे मौजूद है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, मतलब कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को दूसरों के लिए जीते थे, अपने लिए नहीं। वे स्वार्थ रथ और मोह की मदिरा कभी पीते न थे, मतलब कि कभी उसमें लाभ या तो मोह नहीं होता था, वो दूसरे के लिए जीते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, वे संस्कार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे। निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी, मतलब कि फिर भी वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे, वो हमेशा सक्रिय रहे, हमेशा अपने देश के लिए कुछ नया नया उसने किया है। तो यहाँ हमारा जो काव्य है वो एक तो भारत का गौरव दिखा रहा है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानव सृष्टि भारत से शुरू की थी, सबसे पहला जो देश था वो भी भारत देश था। इसमें जो आर्य थे वो पहले निवासी थे और उसने विद्या कला कौशल तीनों में प्रथम आचार्य थे। वो आज भी उसकी संस्कृति है वो हमें दिखाई देती है, हम उसके ही संतान हैं आर्य के, लेकिन आज हमारी दुर्दशा चल रही है। और आर्य थे वो परोपकारी जीवन जीते थे, वो हमारी तरह स्वार्थी नहीं थे, वो हमेशा दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी जीते थे, वो कभी लोभ मोह माया में फंसे नहीं थे, वो हमेशा नई तरह की सोच रखते थे। तो अब हम देखते हैं शब्दार्थ और टिप्पणी। तो गौरव मतलब सम्मान या तो प्रतिष्ठा, भूलोक मतलब संसार दुनिया, लीलास्थल मतलब महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि, उत्कर्ष मतलब उन्नति प्रगति, शिरमोर मतलब श्रेष्ठ, पुरातन मतलब प्राचीन, भवभूति मतलब संसार का वैभव, विधि मतलब ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाला देवता, आचार्य मतलब शिक्षक आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला, अधोगति मतलब अवनति दयनीय दशा, स्वार्थरत मतलब केवल अपना ही लाभ देखने वाला, मदिरा मतलब शराब या मद्य, संसार मतलब दुनिया, निश्चेष्ट मतलब निष्क्रिय चेष्टा रहित। अब देखते हैं हम स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है कि भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है। तो आंसर लिखिए, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है। तो आंसर लिखिए, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा है। तीसरा है, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया था। तो लिखिए, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। चौथा क्वेश्चन, आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे। आंसर लिखिए, आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। पांचवा क्वेश्चन, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है। आंसर लिखिए, आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। 6, आर्यों की क्या विशेषता रही है।
क्या विशेषता रही है? आंसर लिखिए। आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं। वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। अब एक निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें पहला है, गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? आंसर लिखिए। गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। यह ऋषियों की पावन भूमि है। भारत ही संसार का सिरमौर है। भगवान की बनाई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है। यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। सेकेंड क्वेश्चन, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो आंसर लिखिए। गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतानें हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं। फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत को खाली जगह कहा गया है। तो आंसर लिखिए। भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। ऋषि भूमि। सेकेंड है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खाली जगह है। तो सिरमौर। थर्ड, विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है। नर सृष्टि। चौथा, भारत के निवासी खाली जगह थे। तो आर्य। 5, आर्यों की संतानों को आज खाली जगह हो गई है। तो अधोगति। अब एक क विभाग को ख विभाग के साथ उचित रूप में जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए। तो पहला है, वृद्ध भारत ही संसार का सिरमौर है।
तीसरा नंबर का आएगा सिरमौर है। विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य आर्य थे। 6 वाला प्रथम आचार्य आर्य थे। संपूर्ण देशों के अधिक भारत का उत्कर्ष है। 1 नंबर आएगा उत्कर्ष है। भगवान की भवभूति का प्रथम भंडार है। 2 नंबर प्रथम भंडार है। भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। 4th वाला आएगा उसमें। और भारत के निवासी आर्य है। 5 नंबर का आर्य है। भाव स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला है वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। तो आंसर लिखिए। सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख, शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। सुख, शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है। 2 वाला भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। तो अर्थ लिखिए। भवभूतियों अर्थात संसार के वैभव के उपकरण। सोना, चांदी, हीरे मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यहीं विकसित हुई है। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपयोग भी यहीं से आरंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो उसमें फर्स्ट है अधोगति। अधोगति का होता है अध्वगति। दूसरा है वृद्ध का होता है युवा। पुरातन का नूतन। प्रथम का अंतिम। विस्तार का संकुचन। पुण्य भूमि तो पाप भूमि। उत्कर्ष तो अपकर्ष। उच्च
तो नीच, उच्च तो नीच। क्वेश्चन नंबर 7, समानार्थी शब्द। उसमें पहला है हिमालय। हिमालय मतलब हिमगिरी, हिमगिरी। दूसरा गंगा तो भागीरथी, भागीरथी। तीसरा है गिरी, गिरी तो पर्वत, गिरी तो पर्वत। चौथा है भूमि, भूमि तो धरा, भूमि तो धरा। विश्व तो संसार, विश्व तो संसार। मदिरा तो शराब, मदिरा तो शराब। यहाँ हमारा चैप्टर 10 है भारत गौरव, वो ख़त्म होता है। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 11, एक यात्रा यह भी। इसके लेखक है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार थे। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई हुई है। मतलब उसने कहानियाँ भी लिखी है, काव्य भी लिखा है और उपन्यास भी लिखा हुआ है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जब टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। और आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। अब आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थापन के भारत भारतीय पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। अब इस पाठ में तो एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयता पूर्ण संबंधों का खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। तो इस पाठ में शॉर्ट में देखते हैं तो एक लेखक होते हैं, उसकी वाइफ होती है और एक ऑटो वाला होता है। अब लेखक अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर में एक डॉक्टर से मिलने आए थे। अब स्टेशन पर उतरते ही कहीं ऑटो वाले उसके पीछे पड़ गए। उनमें से एक ऑटो वाले की आवाज़ को लेखक ने आकर्षित किया, मतलब उसकी तरफ खींचे। उसके ऑटो पर बैठकर वह डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचे और पता चला कि डॉक्टर ने अपना क्लिनिक की जगह बदल दी है। अब उस ऑटो पर सवार होकर लेखक डॉक्टर की नई जगह पर पहुंचे। ऑटो वाला बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा था। 1 घंटे बाद लेखक बाहर आए हॉस्पिटल से, तो उसका इंतज़ार करते ऑटो वाले को देखकर उससे आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि यह ऑटो वाला दूसरे ऑटो वाले से कुछ अलग है। ऑटो वाले ने अपना नाम मोहन बताया था और उसने लेखक को अपना फ़ोन नंबर दिया था कि आपको कहीं जाना है तो आप मुझे फ़ोन करके बुला लेना। अब होटल में विशेष परिचय हुआ। लेखक एक होटल में ठहरे थे। दूसरे दिन उसे शहर घूमना था, तो मोहन होटल पर आया तो लेखक ने उसे चाय पानी के लिए अपने कमरे में बुलाया था। अब मोहन ने अपनी आप बीती, मतलब आपकी कहानी सुनाई। उसकी बातचीत में मोहन ने लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा कहकर संबोधित किया। उसने लेखक को बताया कि वह आगरा के रहने वाले हैं। उसके माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे, मतलब मर चुके थे। बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। वह भी बीए पास है। वह नौकरी की खोज में ग्वालियर आया था। अब एक दुखी की लड़की की पुकार उसने सुनी थी, उसके बारे में बात किया है। तो मोहन ने बताया कि वह नौकरी की खोज में इधर उधर भटक रहा था। तभी एक घटना घटी। एक परिचित लड़की ने उसे आवाज़ दी और अपने बचाने के लिए सहायता मांगी। लड़की के पिता उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर रहे थे और लड़की को उसे शादी करने की अपेक्षा कुएं में गिरकर मर जाना पसंद था। उसने बोला इस बूढ़े आदमी से शादी करूँ, उससे तो अच्छा है कि मैं कुएं में जाकर गिर पड़ूँ। पुलिस स्टेशन में मोहन लड़की को देखकर पुलिस स्टेशन गया और थानेदार को सारी बात बताई। उसने मोहन से कहा तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। लड़की मोहन से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मोहन की उलझन यही थी कि मोहन की भाभी उसकी शादी अपनी बहन के साथ करवाना चाहती थी। भाई का भी नाराज होने का डर था। लड़की के माँ बाप भी उस लड़की का भगा ले जाने का केस कर सकते थे। अब थानेदार ने लड़की को कुछ दिन तक नारी निकेतन में रखवा दिया और लड़की से माँ बाप से खिलाफ शिकायत लिखा दी।
15 दिन बाद उस लड़की ने मोहन से शादी करवा ली। मोहन को घर से निकाल दिया उसकी भाई भाभी ने, क्योंकि उसने भाई भाभी की मर्जी के विरुद्ध शादी की थी और लड़की ने भी दूसरी जाति थी जिसे शादी की वो भी दूसरी जाति थी। इसलिए भाई ने उसे घर से निकाल दिया। अब आगरा में उनका यहाँ रहना मुश्किल था, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर चला गया। यहाँ कोई नौकरी न मिलने पर उसने ऑटो चलाना शुरू कर लिया था। लेखक ने मोहन की प्रशंसा की कि वास्तव में तुम बहुत बड़े ही हो मोहन। बड़े बड़े लोग ही नारी हित और बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेखक कविता लिखते हैं, किंतु उसे अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने पर बचा लिया था और अपने जीवन के साथ सम्मानपूर्वक उसे जोड़ दिया। वापसी में मोहन लेखक दंपति को स्टेशन पहुंचाने आया। जब दंपति थे वो वापस अपने गांव आने वाले थे, तब उसको स्टेशन छोड़ने आया। लेखक ने उसे 500 रुपये का नोट देना चाहा, लेकिन उसने कहा, आप दोनों मेरे लिए माँ बाप जैसे हो। मुझे माँ बाप का प्रेम कभी मिला नहीं है, लेकिन अगर होते तो आप जैसे होते। यह सुख मेरे लिए पैसों से बहुत बढ़कर है। लेखक ने एक शर्त रखी कि मोहन ने लेखक से प्रार्थना की कि जब कभी तुम ग्वालियर आए तब उसे अवश्य बुलाए। इस पर लेखक ने कहा कि यदि वह 500 रुपये लेना स्वीकार करे तो ही वे अपना उसका आग्रह मानेंगे। अंत में मोहन ने 500 रुपये ले लिए थे। उसके पूछने पर लेखक ने उसने अपना नाम सत्यकेतु और पत्नी का नाम कामना बताया था। विदा होते समय लेखक ने मोहन की आंखों में गहरा अपनापन देखा। मतलब उसे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए कुछ परिचित लोग हैं। तो शॉर्ट में हमने इसकी स्टोरी सुन ली है, लेकिन अगले लेक्चर में हम ये लेसन है वो समझेंगे। और इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हो। थैंक यू।